हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं योगेश जैन आपका वाईजे सर। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ नीट एफटीआर का जो हम लोगों ने आपका टेस्ट लिया था उसका सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली आप सभी लोग जिन्होंने भी एफटीआर बाय किया हुआ है वो अच्छे से रिवाइज कर पा रहे होंगे कोर्स को और उनको अच्छा भी लग रहा होगा। तो आ जाओ हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे 53 नंबर पे आया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। वो क्या था, निम्न में से कौन अधिकतम अम्लीय है ना। यहाँ पर 4 तरह के यौगिक दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन अम्लीय है। और अम्लीयता को हम लोग कैसे देखते हैं बेटा, H+ को हटाते हैं, संयुग्म क्षार बनाते हैं और संयुग्म क्षार के स्थाई की तुलना कर लेते हैं। जो संयुग्म क्षार के स्थाई की तुलना होगी वही आपकी अम्लीय सामर्थ्य होगा। तो जैसे फिनॉल बनाता हूं मैं, यहां पर फिनॉल की संरचना है ये आपका ए है। बेंजील अल्कोहल, ये आपका बेंजील अल्कोहल हो जाएगा। यहां पर CH2, यहां पर OH, और ये आपका मेटाक्लोरोफिनॉल हो जाएगा। मेटाक्लोरोफिनॉल कैसा दिखेगा, OH, यहां पर Cl। और साइक्लोहेक्सेनॉल आपका कैसा दिखेगा, ऐसा। अगर आप इनके संयुग्म क्षार बनाओगे तो यहां पर आपका संयुग्म क्षार बन के आएगा फिनॉक्साइड है। क्या बन के आएगा, फिनॉक्साइड है। फिर यहां पर आप संयुग्म क्षार बनाओगे H+ को निकाल के, तो यहां पर आपका बेंजाइलिक स्थिति पर O- आएगा। यहां पर संयुग्म क्षार बनाओगे तो यहां पर आपका फिनॉक्साइड आयन मेटा पे क्लोरो भी आएगा। और यहां पर H+ निकालोगे तो इस अल्कोहल से आपका ये अल्कोक्साइड आयन बनेगा। अब अल्कोहल और फिनॉल में फिनॉल ज्यादा अम्लीय होता है, ये तो हम लोगों को पता ही है। तो होता क्यों है वो भी देख लो। ये O- जो है बेंजीन के साथ अनुनाद करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर 5 अनुनादी संरचना बनती है। जबकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये O- अनुनाद नहीं कर पा रहा है, ये वाला O- भी अनुनाद नहीं कर पा रहा है। इसलिए फिनॉल तो बेटा हमेशा अल्कोहल से ज्यादा ही अम्लीय होगा, ये तो गारंटी है। सारे फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होते हैं। अब यहां पर दिक्कत क्या बेटा, यहां 2 टाइप के फिनॉल दिए हुए हैं, एक फिनॉल ये रहा और दूसरा फिनॉल ये रहा। तो ये जो क्लोरो समूह लगा हुआ है, इस क्लोरो समूह का कौन सा प्रभाव लगेगा बेटा, -I प्रभाव लगेगा। और ये -I प्रभाव भी इस ऋणायन को क्या करेगा बेटा, कम करेगा। और कम करेगा तो उतना ज्यादा संयुग्म क्षार स्थायी होगा और उतना ज्यादा ये अम्लीय हो जाएगा। अगर ये A है, ये B है, ये आपका C है और ये आपका D है, तो सबसे ज्यादा तो आपका अम्लीय C होगा, फिर आपका A होगा, फिर आपका B होगा, फिर आपका D होगा। तो CABD आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन अम्लीय है, C। हम लोगों ने तो यहाँ पर तुलना भी कर ली है कि कौन सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, हालांकि हमें ये बताना था कि इनमें से अधिकतम अम्लीय कौन है। कौन एरोमेटिक यौगिक नहीं है। यौगिक को एरोमेटिक होने के लिए बेटा क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला तो यौगिक कैसा होना चाहिए बेटा, चक्रीय होना चाहिए। फिर चक्रीय में जितने भी परमाणु आ रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, समतलीय होने चाहिए। और समतलीय को चेक करने के लिए प्रत्येक परमाणु का संकरण sp या sp2 होना चाहिए। ठीक है ना, sp या फिर sp2 होना चाहिए। और पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन होना चाहिए, पूर्ण चक्रीय संयुग्मन उसके अंदर होना चाहिए। ये 3 कंडीशन जब पास होगी तो फिर एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की बात की जाएगी। अगर इन तीनों में से कोई एक फेल हो गया तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाता है। चौथी बात क्या थी बेटा, हकल्स नियम। याद आ रहा होगा आपको, हकल्स नियम। हकल्स नियम में अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों की पालना हो रही है, जहां पर n की वैल्यू 0, 1, 2 इस तरह से चलती थी, और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉनों की पालना हो रही है जहां पर n की वैल्यू 1, 2, 3 इस तरह से चलती थी, तो इस केस में तो यौगिक एरोमेटिक हो जाता था, इस केस में एंटी एरोमेटिक हो जाता था। बात समझ में आती है। ये पूरी की पूरी कहानी है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक की। अगर इन 3 नियम में से कोई भी एक फेल हुआ तो उस केस में नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर ये लोन पेयर जो है ये इस पाई बंध के साथ अनुनाद में, पहली बात तो ये चक्रीय है, समतलीय है, पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। बात समझ में आ रही है। अब कितने पाई इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर संयुग्मन देखने को मिल रहा है, तो ये जो लोन पेयर है ये भी पाई में ही बदलेगा अनुनाद के बाद, इसलिए इसको भी पाई इलेक्ट्रॉनों में ही गिना जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहे हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 की पालना करते हैं, इसलिए ये यौगिक तो एरोमेटिक होगा बेटा। ठीक है। फिर यहां पर आप इस कार्बन को देखोगे तो ये sp3 है, इस कार्बन को देखोगे sp3 है। चक्रीय में प्रत्येक परमाणु का संकरण या तो sp या तो sp2 हो तो हम एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की बात करेंगे, वरना वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो यहां पर ये पूछा है कि कौन एरोमेटिक यौगिक नहीं है, तो आंसर तो हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा हो गया बेटा, नॉन एरोमेटिक। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसका इनॉल बनाओगे तो वो तो एरोमेटिक हो जाएगा। अरे भाई इनॉल बनाने को बोला ही नहीं है, हमने तो बोला है जिस रूप में दिया हुआ है उसमें बताओ।
नेतागिरी थोड़ी ना करनी है। ऐसे तो आप किसी में से H+ निकाल दोगे, किसी में H+ डाल दोगे, ऐसे अपनी मर्जी नहीं चलानी बेटा। जिस रूप में दिया हुआ है उस रूप में हमें बात करनी होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम सी यौगिक की बात करें तो आप देखोगे पूर्ण रूप से पहले तो चक्रीय है, पूरा का पूरा समतलीय है। प्रत्येक परमाणु, चाहे इस चक्रीय को देख लो चाहे इस चक्रीय को देख लो, समतलीय आएगा बेटा, है ना। पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन भी होगा। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो मैं आपको बताऊं। यहां से आप बंध को तोड़ोगे तो इस बंध को तोड़ने पर ये ऋणायन और ये धनायन आएगा। इस एग्जांपल मैंने आपको कराया भी था। नीचे वाले पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और ऊपर वाले में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और दोनों ही 4n+2 की पालना करते हैं। तो ये यौगिक पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। और इसको तो आप जानते हो, इसका नाम क्या है, फिनेंथ्रीन। नाम भी पता होना चाहिए बेटा, इसका नाम क्या है, फिनेंथ्रीन नाम है। और फिनेंथ्रीन जो होता है, यहां पर मैंने आपको बताया था कहीं भी अपनी मर्जी से एक पाइबंद खींच लो और उसके बाद एकांतरिक रूप से पाइबंद बनाते जाओ। पूरी अपनी जो संरचना है उसमें एकांतरिक रूप से आप पाइबंद बनाते जाओ इस तरह से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर चक्रीय संयुग्मन है। पूरी की पूरी चक्रीय है। पेरिफेरी पे अनुनाद होगा। कैसा अनुनाद हो रहा है, पूरी यहाँ पर इस तरह से पेरिफेरी पे अनुनाद चल रहा है ना। तो ये भी कैसा हो जाएगा बेटा, हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। पूरी परिधि पर अनुनाद चल रहा है, एरोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल एक यौगिक है जो कि नॉन एरोमेटिक है, वो भी इसलिए क्योंकि उसमें sp3 परमाणु आ रहा था। 56 नंबर का क्वेश्चन था ये पेपर के अंदर। 59 नंबर का क्वेश्चन था, यहां पर ये यौगिक दिया हुआ है, इस पे NO2+। NO2+ क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। यौगिक जो होता है अपना एरोमेटिक यौगिक, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया तो नहीं देता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे सकता है। और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा तो जो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा उस पर जाके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर अनुनाद कर रहा है, यानी कि ये +m लगा रहा है, जबकि ये अनुनाद कर रहा है लेकिन ये खींच रहा है, यानी कि इस CO का तो -m लग रहा है इस बेंजीन पर, जिससे इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जबकि इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। अब ये NO2+ है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह है, इसको इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत है। तो बताओ मोहब्बत जहां ज्यादा मिलेगी वहां पर जाके जुड़ना पसंद करेगा, यही बात है। तो मोहब्बत यहां ज्यादा है बेटा, इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा है तो यहां जाके जुड़ना पसंद करेगा। यहां मोहब्बत वैसे ही कम हो चुकी है, ठीक है। तो यहां जाके जुड़ना पसंद करेगा तो इस +m के सापेक्ष में या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। अब ऑर्थो पे जोड़े या पैरा पे जोड़े, ये भी एक प्रश्न है। तो अगर आपने इस NO2 को ऑर्थो पे जोड़ा तो ये पूरा का पूरा समूह एक त्रिविम बाधीय समूह है, बड़ा समूह है तो त्रिविम बाधा लगाएगा। तो वो प्रोडक्ट तो बनेगा, वो उत्पाद तो बनेगा, लेकिन कम बनेगा। ज्यादा कौन सा बनेगा, पैरा वाला बनेगा। तो जहां पैरा पे NO2 लगा हो ऑक्सीजन के सापेक्ष में, वो वाला उत्पाद देख लो आप। तो ये वाला उत्पाद आपका बन जाएगा, पैरा पे आपका NO2 लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर का क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी अम्ल क्षार अभिक्रिया उचित नहीं है। इनमें से हमें बताना है कौन सी अम्ल क्षार अभिक्रिया उचित नहीं है। यहां पर एक से ज्यादा क्षारीय साइट होगी, पक्का। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, एक से ज्यादा क्षारक साइट होती है और उनमें से हमें चुनना होता है कि कौन सी क्षारक साइट ज्यादा क्षारीय है। अब जैसे आप यहां पर बात करोगे, यहां पर भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहां पर भी लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर जो है वो अनुनाद में भाग ले रहा है, साथ के साथ एरोमेटिकता का भी भाग है। लेकिन ये लोन पेयर यहीं कहीं ही पड़ा हुआ है, यानी कि ये वाला लोन पेयर तो स्थानीय है और ये वाला लोन पेयर विस्थानीकरण कर रहा है। अब आप खुद ही बता दो कि एक लोन पेयर विस्थानीकरण कर रहा है और एक स्थानीय है, तो ज्यादा देने की ताकत किसकी होगी, जो स्थानीय है। भाई वो बिजी नहीं है तो वो ज्यादा अच्छे से देगा, ये बाद में देगा। तो H+ कहां जुड़ना पसंद करेगा, इस वाले नाइट्रोजन पे जुड़ना पसंद करेगा, जबकि जोड़ किस पे रखा है, इस पे जोड़ रखा है। और पूछा भी गया है उचित नहीं है, तो ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जुड़ना यहां चाहिए था लेकिन जोड़ यहां रखा है। समझ गए। अब यहां पर आप देखो वापिस से वही बात, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अनुनाद में है जबकि ये स्थानीय है, तो यहां पर जुड़ना चाहिए, तो यही जोड़ रखा है, देख लो यही जोड़ रखा है। और अगर यही जोड़ रखा है तो बिल्कुल उचित कर रखा है। अब यहां पर देखोगे तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर फिर से अनुनाद में है, जबकि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहीं पड़ा होगा, ये अनुनाद में नहीं है। जब एक ही नाइट्रोजन पे लोन पेयर और पाइबंद दोनों आते हैं तो हम पाइबंद को चलाते हैं, लोन पेयर को नहीं चलाते हैं। बात समझ में आती है। तो यहाँ पर लोन पेयर स्थानीय रहेगा, इसलिए H+ यहां जुड़ेगा, वो जुड़ रहा है, ये भी सही लिखा होगा। फिर यहां पर आप देखो, इसको बोलते हैं ग्वानिडीन, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कार्बनिक यौगिकों में सबसे ज्यादा क्षारीय जो नाइट्रोजन रखने वाला क्षार होता है वो होता है ग्वानिडीन। यहां पर 3 तरह के नाइट्रोजन मौजूद है, ये 3 नाइट्रोजन मौजूद है, सब पे लोन पेयर है, लेकिन सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा होगा? ये वाला लोन पेयर। ये वाला लोन पेयर इसलिए क्षारीय होगा क्योंकि ये दोनों लोन पेयर तो इस पाई बॉन्ड के साथ अनुनाद में है। अब अनुनाद में है तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इस पाई बॉन्ड को, यानी कि कौन सा प्रभाव लगाएंगे? प्लस एम, ये भी क्या लगाएगा? प्लस एम, यानी कि इस लोन पेयर में और वृद्धि हो रही है। तो यहां पर H+ कहां जुड़ेगा? इस वाले लोन पेयर पे जुड़ेगा, और आप देख भी सकते हो कि इसी लोन पेयर पे यहां पर जुड़ा हुआ है NH2+ बन के, यानी कि B C D तो बिल्कुल सही अभिक्रिया है, लेकिन A वाली सही नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर का। E2 विलोपन अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम होगा। तो जब मैंने आपको E2 पढ़ाई थी तो मैंने बोला था यहां पर आपको सिर्फ संक्रमित अवस्था याद रखनी है। जिसको संक्रमित अवस्था याद होगी वो इसका आंसर आसानी से दे सकता है, क्योंकि सारी बातें उसी में छुपी हुई है। और वो संक्रमित अवस्था कैसी बनती है, जैसे मैं आपको बता भी दूं कि जैसे यहाँ ब्रोमीन लिखा है, इसकी अभिक्रिया अल्कोहलिक QH हीट के साथ कराई जाए, यहां से 2 उत्पाद बनते थे, एक तो सेटजेव, एक हॉफमैन। ये वाला सेटजेफ है, ये वाला हॉफमैन है। बनता कैसे था वो इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर CH3, यहां पर CH, यहां पर H, यहां पर CH, यहां पर Br, यहां पर CH2, यहां पर हाइड्रोजन। ये जो OH- है ये इस हाइड्रोजन को लपकने की कोशिश में लगा हुआ है। जैसे ही इस हाइड्रोजन को लपकने की कोशिश में लगेगा तो यहां पर अब बनेगी संक्रमित अवस्था। ये OH- इसके साथ क्या करेगा? बंध बनाने की कोशिश में लगेगा। तो इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन अपना बंध तोड़वाएगा, और तोड़ेगा तो इस पे आवेश इकट्ठा होता जाएगा। तो ये आवेश इकट्ठा ना होने के बजाय यहां पर पाई बंध बनाना चालू करेगा। और कार्बन के आपको पता है कि 4 बंध होते हैं, तो यहां पर फिर ये क्या करेगा? ये कार्बन ब्रोमीन का जो बंध है इसको तोड़ना स्टार्ट कर देगा। ये होती है एक संक्रमित अवस्था। अब इसमें क्या क्या आइटम इन्वॉल्व है, उन्हीं सब बातों पर आपकी E2 अभिक्रिया की दर निर्भर करती है बेटा। आने वाला, यहां पर ध्यान से देखो, आने वाला क्षार, ये जितना क्षारीय होगा उतनी जल्दी ये हाइड्रोजन यहां से निपट जाएगा। फिर ये हाइड्रोजन, अगर ये हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता तो और धीरे निकलता, क्योंकि कार्बन ड्यूटेरियम का बंध और छोटा होता है। ट्रिटियम होता तो और धीरे निकलता, तो यहाँ हाइड्रोजन है इसलिए जल्दी निकलेगा। फिर इंपॉर्टेंट चीज, ये एल्कीन जो बन रही है, जितनी बढ़िया क्वालिटी की एल्कीन बनेगी उतनी ज्यादा हमारी E2 की दर होगी। फिर यहां से ये निकलने वाला Br निष्कासित समूह, ये जितनी जल्दी निकलेगा उतनी बढ़िया हमारी E2 अभिक्रिया हो रही होगी। अब ये जल्दी कब निकलेगा? अगर मैं आपसे पूछूं फ्लोरीन लगाओ, क्लोरीन लगाओ, ब्रोमीन लगाओ, आयोडीन लगाओ, और निकलने के बाद ये F-, Cl-, Br- और I- में बदल रहे हो, तो निकलने के बाद इन चारों में से सबसे ज्यादा स्थायी कौन है? जितना बड़ा आकार होगा उस पर ऋणायन उतने विस्तृत रूप से पड़े होंगे, वो उतना ज्यादा स्थायी होगा। इसका मतलब I- सबसे ज्यादा, फिर Br-, फिर Cl-, फिर F-। इसी कारण से RF, RCl, RBr और RI में अगर आपसे पूछे कि R अगर समान हो तो E2 अभिक्रिया की दर का क्रम जो आता है वो कुछ ऐसा आता है। निष्कासित समूह जितना बढ़िया होगा उतनी जल्दी E2 होगी। तो ऐसा आपको B ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी। क्लियर है? पूरा का पूरा डिस्कशन कर लिया अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन बार बार पूछा आता है क्योंकि बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, थियोल ऋणायन यानी कि RS- और एल्कोक्सी ऋणायन पर विचार कीजिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहां पर बोला है कि RS- अपेक्षाकृत RO- से कम क्षारीय है और कम नाभिक स्नेही है। मुझे नहीं पता कौन क्षारीय कौन नाभिक स्नेही है, मैं 2 आइटम लिख लेता हूं। एक तो बेसिक स्ट्रेंथ यानी कि क्षारीय सामर्थ्य, RS- और RO- में तुलना कर लेंगे, और दूसरी चीज नाभिक स्नेहता यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी, उसमें भी तुलना कर लेंगे। अब देखो शारीरिक सामर्थ्य की तुलना करना बहुत आसान है। ऊपर से नीचे जाते हैं आकार बढ़ता है, और जितना बड़ा आकार होता जाएगा उस पर ऋणायन उतना विस्तृत रूप से पड़ा होगा, और जितना विस्तृत होगा उतना स्थायी होगा, और जितना यौगिक स्थायी हो गया उसकी देने की टेंडेंसी उतनी कम हो जाएगी, और जितनी कम देने की टेंडेंसी उसकी शारीरिक सामर्थ्य उतना कम हो जाएगा। अब बस इतना सा बता दो, ऑक्सीजन सल्फर में ज्यादा बड़ा कौन है? सल्फर। तो उसकी देने की टेंडेंसी कम होगी, उसकी शारीरिक सामर्थ्य कम होगा, यानी कि RO- RS- से ज्यादा क्षारीय है। क्या हमेशा शारीरिक सामर्थ्य और नाभिक स्नेहता एक जैसी होती है? नहीं। अंतर क्या है शारीरिक सामर्थ्य और नाभिक स्नेहता में? शारीरिक सामर्थ्य का मतलब है कोई क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है तो वो सिर्फ H+ को इलेक्ट्रॉन देगा।
अगर वो H+ को छोड़ के किसी और को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो फिर वो क्षार नहीं है, वो नाभिक स्नेही समूह है। ये सबसे बड़ा अंतर है किसी क्षार और नाभिक स्नेही समूह में। अब मुद्दे की बात यह है कि इसका क्षारीय सामर्थ्य तो पता लग गया, न्यूक्लियोफाइल का भी तो वही काम होगा। अब नाभिक स्नेहता अलग अलग विलायकों में देखी जाती है। जब आपको विलायक नहीं दिया गया हो तो आप जल मान के चलोगे, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो जल मान के इसको सॉल्व करेंगे कि एक डब्बा है, उसके अंदर कोई अभिक्रिया हो रही है और उसमें ध्रुवीय प्रोटिक विलायक जल भरा हुआ है। अब मैं इस उदाहरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं, इससे बेहतरीन उदाहरण ले रहा हूं जिससे जल्दी समझ में आएगा। मैं इसमें ले रहा हूं F-, Cl-, Br- और I-। ये जो मैंने गोले बनाए हैं आप देख पा रहे होंगे कि F- का गोला छोटा बनाया, I- का बड़ा बनाया, क्योंकि ऊपर से नीचे जाता हूं तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है तो ऋणायन विस्तृत रूप से पढ़ोगे, वो सारी बातें अपने को पता है। तो वही चीज लिखी हुई है F-, Cl-, Br-, I- में। लेकिन अभी ये पड़े हुए हैं जल के अंदर, और जल के अंदर पड़े हैं तो जितना छोटा गोला होगा उस पर ऋणायन उतने कंजस्टेड होंगे। यानी कि वहां पर अगर मैं घनत्व की बात करूं, आवेश घनत्व की, तो आवेश घनत्व सबसे ज्यादा फ्लोरीन में होगा और सबसे कम आयोडीन में होगा, क्योंकि आवेश बटे वॉल्यूम, ये तो करना पड़ेगा आवेश घनत्व के लिए। तो यहां पर आवेश घनत्व सबसे ज्यादा होगा, यहां पर कम होगा। और जल जिसमें आवेश घनत्व ज्यादा होगा उसको उतनी जल्दी आकर्षित करेगा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा घेरा किसको होगा, F- या I- को जल ने, तो आप बोलोगे सर F- को ज्यादा जल के यौगिकों ने घेर रखा होगा, I- को सर कम जल के यौगिकों ने घेर रखा होगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो बहुत बढ़िया है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे एक टेनिस की बॉल ले ली और एक फुटबॉल ले ली, है ना। टेनिस की बॉल को गीला कर लो, उसको मिट्टी पे गुड़का दो, और फुटबॉल को गीला कर लो, उसको मिट्टी पे गुड़का दो, सेम दूरी के लिए। ज्यादा मिट्टी किस पे चिपकेगी, छोटी बॉल पे। लगता ऐसा है कि बड़ी बॉल पे चिपकेगी, बड़ी बॉल का सतह बड़ा है बेटा, लेकिन उसमें मिट्टी कम चिपकेगी, दूर दूर चिपकेगी। लेकिन छोटी बॉल पे लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर चलती चली जाएगी, छोटी बॉल पे ज्यादा मिट्टी चिपकेगी। वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पे। तो सर उससे फर्क क्या पड़ रहा है ये बताओ। उससे फर्क ये पड़ रहा है कि अब यहां पर इसको तो घेर लिया अच्छे से, लेकिन ये कम घिरा हुआ है, और जो कम घिरा हुआ है उसकी देने की ताकत अभी भी है। इसलिए I-, Br-, Cl- और F-, ये नाभिक स्नेहिता का क्रम होता है जब आपका ध्रुवीय प्रोटिक विलायक होता है। यानी कि जितना बड़ा आकार उतनी ज्यादा नाभिक स्नेहिता। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि RO- और RS- में ज्यादा नाभिक स्नेहिता किसकी होगी, RS- की होगी, क्योंकि उसका आकार बड़ा है। तो अब मिला लो ऑप्शन किस में आ रहा है। पहला ऑप्शन तो कम क्षारीय और कम, मतलब देखो इसमें क्या आ जाएगा RS- RO-, ठीक है ना, दोनों उल्टे आ रहे हैं। अब आप देखो बी ऑप्शन देखो, RS- अपेक्षाकृत RO- से कम क्षारीय, RO- से कम क्षारीय सही है, परंतु अधिक नाभिक स्नेहिता, यही सही है फिर तो। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर। निम्न में से कौन सा ई विन्यास है, 71 नंबर का क्वेश्चन था, ई विन्यास बताना। ई विन्यास आपको पढ़ा रखा है, ई और जेड क्या होता है वो मैंने आपको बता रखा है। जेड मतलब जब CIP के अनुसार, CIP नियम आपको बता रखे हैं, जब आपके जो परमाणु क्रमांक होते हैं उसके आधार पे CIP के अनुसार समान प्राथमिकता वाले समूह समान तरफ हो तो वो तो जेड होता है, और अगर विपरीत तरफ हो तो ई हो जाता है। यहां पर कैसे होंगे, विपरीत तरफ। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा, हमें ई बताना है। अब यहां पर अल्डिहाइड और यहां पर CH2OH है, तो इन दोनों में से बेटा अल्डिहाइड जीतेगा, CH3H में से कार्बन जीतेगा हाइड्रोजन की तुलना में। तो ये तो हो जाएगा बेटा जेड, क्योंकि समान प्राथमिकता वाले समूह समान तरफ। फिर यहां पर आप देखोगे नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन जीतेगा, ऑक्सीजन कार्बन में ऑक्सीजन जीतेगा, ये भी जेड विन्यास रखता है। फिर यहां पर आप देखोगे कार्बन है नाइट्रोजन जीतेगा, भले पीछे कुछ भी लगाओ, हमें प्रथम परमाणु को चेक करना होता है, प्रथम सेम हो तो अगले वाले को तब तक चेक करते हैं जब तक पहला अंतर बिंदु ना आ जाए, आगे कुछ भी लगाओ उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर यहां पर आप देखोगे तो यहां 3 हाइड्रोजन है ऊपर वाले में, जबकि यहां पर क्या है बेटा, 1 हाइड्रोजन है और 2 मेथिल है। पहला परमाणु सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ पे कार्बन आ गया तो ये जीत जाएगा, तो ये भी जेड आ गया। 3 जेड है तो पक्का चौथा ई होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। ये जीतेगा
और COH और अल्डिहाइड में आप देखोगे तो यहाँ पर COOH है, यहाँ पर COH है, यहाँ तक की कहानी तो सेम है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो COOH जीतेगा, यानी कि इसका विन्यास E आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 74, स्थिति समानता दर्शाने के लिए कीटोन में न्यूनतम कितने परमाणु आवश्यक होंगे? पहले तो कीटोन पता होना चाहिए, कीटोन क्या होता है, RCOR, दोनों तरफ R होंगे बेटा। अब न्यूनतम कितने से चालू होगा, 3 कार्बन से, फिर 4 कार्बन पे गए, फिर 5 पे चले गए, ठीक है। इतना कितना सा टाइम लगा 3 4 5 बनाने में, ज्यादा टाइम तो लगा नहीं, वैसे दिमाग लगा के भी कर सकते थे। अब मैं इस कीटोन को इधर तो लगा नहीं सकता, तो स्थिति तो बन नहीं सकती, हटाओ उड़ाओ। इस कीटोन को या तो यहां लगा सकता हूं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, या फिर यहां लगा सकता था, तो इधर से अंकन करना पड़ेगा, दोनों सेम है, हटाओ। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और यहां भी लगा सकता था पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये भी कीटोन ये भी कीटोन, एक बार दूसरी स्थिति पे एक बार तीसरी स्थिति पे कम से कम 5 कार्बन रखने पड़ेंगे लाला, तब जाके आपका कीटोन स्थिति समानता दर्शाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। भाई 6 तक ही तो जाना था, बना के देख लो। निम्न में से किस संरचना में प्रत्येक द्विबंध के सापेक्ष समकक्ष विन्यास होगा? देखो हमेशा है ना, ज्यादा है ना लॉजिकल नहीं सोचना होता, कभी कभी है ना मेहनत से भी सवाल हो जाता है, वो 10 सेकंड भी नहीं लगे उसको सॉल्व करने में। संरचना में द्विबंध के सापेक्ष समकक्ष विन्यास, हर एक द्विबंध के सापेक्ष समकक्ष विन्यास होना चाहिए, यानी कि सिस होना चाहिए बेटा, है ना। तो यहां पर आप देखोगे तो ये दोनों हाइड्रोजन विपरीत दिशा में, तो ट्रांस आ गया, उड़ा दो, हटाओ इसको। यहां पर आप देखोगे तो इसके सापेक्ष में दोनों हाइड्रोजन है, यानी कि ये सिस होगा। यहां पर भी दोनों हाइड्रोजन ऊपर है, सिस होगा, दोनों हाइड्रोजन नीचे है, सिस होगा। सर आपको कैसे पता चल रहा है दोनों हाइड्रोजन नीचे है ऊपर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कार्बन आपका sp2 है, बकवास है, ठीक है ना। ये आपका sp2 और sp2 कैसा होता है बेटा, त्रिकोणीय समतलीय होता है, पंखे जैसी संरचना होती है, 3 पंखुड़ियां होती है, बीच में गोला होता है कार्बन और डंडा जा रहा होता है, ठीक है ना। तो वही चीज है, एक पंखुड़ी इधर जा रही है, एक पंखुड़ी इधर जा रही है, तो तीसरी उधर तो हो नहीं सकती, ऐसा पंखा तो मैंने नहीं देखा, तो तीसरी इधर ही होगी बेटा, बात समझ गए। ऐसे ही यहाँ पर इधर जा रही, तीसरी पंखुड़ी इधर ही होगी, समझ आ रही है। तो बस वही करा है मैंने, और कुछ नहीं करा, है ना, देसी तरीके है बेटा। यहाँ पर आप देखोगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये तो दिखाई नहीं रहा, यहाँ पर हाइड्रोजन इस तरफ है, हाइड्रोजन इस तरफ है, ट्रांस हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये तो दिखाई नहीं रहा, यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन एक तरफ है, शेष होगा, लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये दिखाई नहीं रहा, जबकि सारे दिखाने चाहिए थे, तो आंसर बी आ जाएगा बेटा। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, यौगिक 1 तथा यौगिक 2 के संदर्भ में सही क्रमशः विन्यास होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वापस सीआईपी नियम जो होते हैं आपके परमाणु क्रमांक के आधार पर आपको 1 2 3 4 नंबर देने होते हैं। फिशर के अंदर 1 नंबर आप इसको दोगे, 2 नंबर इसको दोगे, 3 नंबर इसको दोगे, 4 नंबर। और फिशर का मैंने आपको एक गोल्डन नियम लिखाया था कि अगर आपका चौथी प्राथमिकता का समूह ऊर्ध्वाधर पे आ रहा है तो जो विन्यास आपका आ रहा है वही का वही रहेगा, लेकिन अगर आपका क्षैतिज पर आ रहा है तो विन्यास उल्टा कर देना। अब यहाँ पर 1 से 2 2 से 3 घड़ी की उल्टी दिशा में चले हैं, और घड़ी की उल्टी दिशा में चले हैं तो एस विन्यास आएगा, लेकिन चौथी प्राथमिकता का समूह ऊर्ध्वाधर पे नहीं है, क्षैतिज पर है, तो एस काट के क्या लिख दूंगा, आर लिख दूंगा, तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहां पर ये वेट डैश में दिया हुआ है, इसको आप और तरीके से बना लोगे तो ये कुछ ऐसा भी दिख सकता है आपको, यहाँ पर इथाइल और यहाँ डैश पर मिथाइल, ऐसे ही तो है। 1 नंबर इस OH को दूंगा, नहीं गलत गलत गलत, 1 नंबर किसको दूंगा, 1 नंबर दूंगा इस Br को, भाई परमाणु क्रमांक के हिसाब से देना है, 2 नंबर OH को, 3 नंबर एथिल को, 4 नंबर मेथिल को, 1 से 2 2 से 3 घड़ी की दिशा में चल रहा हूं, आर आएगा, और चौथी प्राथमिकता का समूह डैश पर है, मुझे लाना ही डैश पर होता है। यही चीज तो मैं सिखाता हूं आपको कि चौथी प्राथमिकता के समूह को कैसे भी करके डैश पर ले आओ। अगर 1 इंटरचेंज करके ला रहे हो तो आपका विन्यास बदल जाएगा, अगर 2 इंटरचेंज करके ला रहे हो तो विन्यास में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये भी आर और ये भी आर, और दोनों आर वाला ऑप्शन ए ऑप्शन है बेटा। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकाशीय सक्रिय है? आपके केस में पता है कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो, जब भी वो प्रकाशीय सक्रिय का क्वेश्चन पूछेगा ना, या तो हमें क्या सोचना है, POS और COS के बारे में, जिसमें ये दोनों अनुपस्थित होगी, POS COS दोनों अनुपस्थित होगी, वो आपका कैसा होगा, प्रकाशीय सक्रिय यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक टाइप का क्वेश्चन तो ये पूछेगा आपसे, और दूसरा क्या पूछेगा, एक किरेल केंद्र वाला पूछेगा। और एक किरेल केंद्र किसी में भी होता है ना बेटा,
अगर किसी में किरेल केंद्र की संख्या केवल 1 है तो वो हमेशा हमेशा प्रकाशीय सक्रिय होता है, प्रकाशीय सक्रिय होगा वो हमेशा, केवल लेकिन होना एक ही किरेल केंद्र चाहिए। इस 2 टाइप के प्रोफाइल आपके पूछी जा सकती है। तो यहां पर आप देखोगे तो ये दोनों हाइड्रोजन आ गए, यहां कोई किरेल केंद्र नहीं है तो ये प्रकाशीय निष्क्रिय हो जाएगा। यहां देखोगे हाइड्रोजन अलग, कार्बोक्सिलिक अलग, OH अलग, CH3 अलग, एक किरेल केंद्र वाला हमेशा प्रकाशीय सक्रिय B होगा क्योंकि इसका R भी बनेगा और उसका दर्पण प्रतिबिंब S भी बनेगा। फिर यहां पर आप देखोगे दोनों मेथिल मेथिल आ गए, किरेल केंद्र नहीं है, दोनों मेथिल मेथिल आ गए, किरेल केंद्र नहीं है। हो गया ना, 2 तरह के सवाल आते हैं, एक तरह का तो हमने क्रॉस ही कर दिया, दूसरे वाले से सॉल्व कर लिया। क्लियर है? 86 नंबर का क्वेश्चन, सरलतम तृतीयक एमीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? अब तृतीयक एमीन क्या होता है भाई? आपको बताया था RNH2 ये तो प्राथमिक अमीन होता है, RNH4 ये द्वितीयक अमीन होता है और RNRR ये तृतीयक होता है। नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं उस बात पर उसकी कुटी निर्भर करती है। नाइट्रोजन से 1 कार्बन जुड़ा है तो प्राथमिक, आजू बाजू में 2 जुड़े हैं तो द्वितीयक, 3 जुड़े हैं तो तृतीयक। अब मुझे तृतीयक बनाना है और एकदम छोटा बनाना है। सबसे जल्दी कौन सा बनेगा? कम से कम 1 कार्बन तो लगाना ही पड़ेगा। 1 कार्बन लगा दिया साहब, तो CH3 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, आंसर आ गया बी, खत्म, खल्लास। 89 एल्कीनाइन सजातीय श्रेणी के तीसरे सदस्य का अनुसूत्र है। पहले तो एल्कीनाइन बनाना सीखो। एल्कीनाइन बहुत सारे बच्चे पता है जल्दबाजी में पहला सदस्य ऐसा लिख देते हैं, अबे कार्बन के 5 बंद, घोर पाप, हो ही नहीं सकते ना 5 तो सबसे पहला सदस्य जो एल्कीनाइन का होगा, जिसमें एल्कीन भी आएगी और एल्काइन भी आएगी, वो 4 सदस्य मतलब 4 कार्बन का होगा। ये कौन सा है बेटा? पहला सदस्य, फर्स्ट है ये। तो अगले सदस्य में CH2 का अंतर होगा तो उसमें 5 कार्बन हो जाएंगे और फिर उससे अगले सदस्य में 6 कार्बन हो जाएंगे। नहीं आई बात समझ में? अब आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसकी DU कितनी होगी? इसकी DU 3 होगी। तो जिसकी DU 3 आ रही हो इनमें से एक तो वो सीधे आंसर हो जाएगा। इसमें कार्बन 4 है, फिर अगले में 5 होंगे, फिर अगले में 6 होंगे, ठीक है? तो 6 कार्बन और उसमें DU 3 आ जाए, ऐसा क्या होगा? C6H8, क्योंकि C6H6 बेंजीन होता है और बेंजीन में DU 4 होती है, उसमें से 2 हाइड्रोजन और ऐड कर दोगे तो आपका एल्कीनाइन का तीसरा सदस्य आ जाएगा। C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप बना के भी देख सकते हो, बना के भी देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? ये पहला सदस्य है 4 कार्बन, एक और तरीका बता रहा हूं, C4 2 3 4 H4 2 3 और 4 C4H4 है। अब मुझे इसमें क्या जोड़ना है? 2 बार CH2 जोड़ना है। एक बार CH2 जोड़ूंगा, फिर दूसरी बार CH2, क्योंकि प्रत्येक सदस्य में CH2 का अंतर होता है, तो यहाँ पर 6 तो कार्बन हो गए और 8 हाइड्रोजन हो गए। आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, C6H8, दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन IUPAC का क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। यहां पर हमें बस ये पता करना था, यहाँ पे एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह दिए हुए हैं तो मुख्य क्रियात्मक समूह कौन होगा और बाकी सारे क्या हो जाएंगे बेटा? प्रतिस्थापी। तो यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये अमीन भी प्रतिस्थापी होगा, ये मिथॉक्सी प्रतिस्थापी होगा, मुख्य क्रियात्मक समूह हमारा अमाइड होगा। अब लिखते वक्त 4 नंबर पे तो आपका अमीनो आ जाएगा, फिर आपका 3 नंबर पे मिथॉक्सी आ जाएगा और फिर आपका क्या आ जाएगा? 4 कार्बन के लिए ब्यूट आ जाएगा, 2 नंबर पे एल्कीन है इसलिए ईन आ जाएगा और अमाइड है इसलिए अमाइड लिख दूंगा। अंग्रेजी में इसलिए लिखता हूं ताकि गड़बड़ होने का बिल्कुल चांस नहीं हो, मुंह से बोल रहा हूं वो हिंदी है। 4 अमीनो 3 मिथॉक्सी ब्यूट 2 ईन अमाइड, 4 अमीनो 3 मिथॉक्सी 2 ब्यूटीन अमाइड लिख लो या ब्यूटीन अमाइड लिख लो, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन वापिस IUPAC का। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं? सर Cl है, CH2 CH3 है, CH3 है, अंकन में गलती करते हैं। अंकन कहां से होगा बेटा? क्लोरो से होगा, क्योंकि जब आपको बराबर बराबर अंकन देखने को मिल रहा हो तो अल्फाबेटिकल क्रम के अनुसार अंकन करते हैं। इससे सिंपल पेपर क्या बनाएंगे बताओ? बहुत सिंपल था और ऐसा ही पेपर वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। 1 पे क्या आएगा बेटा? क्लोरो, 3 पे एथिल, भाई अल्फाबेटिकल क्रम में लिखूंगा अब तो, 2 मेथिल, चक्रीय संरचना है इसलिए साइक्लो, 5 कार्बन की इसलिए पेंट और पीछे N, तो 1 क्लोरो 3 एथिल 2 मेथिल साइक्लोपेंटेन, तो 1 क्लोरो 3 एथिल 2 मेथिल साइक्लोपेंटेन, बी ऑप्शन, 1 क्लोरो 3 एथिल 2 मेथिल साइक्लोपेंटेन। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस IUPAC का है ना, एरोमेटिक।
एरोमेटिक वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कुछ एरोमेटिक यौगिकों को IUPAC ने किसकी तरह मान रखा है, मुख्य कार्बन श्रृंखला की तरह। तो ये आपकी पूरी मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी एनिलीन। अब बस आपको क्या करना है, अंकन करना है। अंकन कैसे करोगे वही इंपॉर्टेंट है। अंकन यहां से करोगे 1 2 3 4 5 6, 4 पे तो मिथॉक्सी लग रहा है और उसका नाम हो जाएगा एनिलीन। तो 4 मिथॉक्सी एनिलीन आपका नाम हो जाएगा। तो 4 मिथॉक्सी एनिलीन सी ऑप्शन में दिया हुआ। क्लियर? तो ये आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस थे जो भी हम लोगों ने, मतलब मैंने ऑर्गेनिक के अंदर आपसे पूछे थे। ठीक है, और मेरे हिसाब से आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, अच्छे से आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, काफी सारी चीजें मैं लगभग सब चीजें रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको नीट FTR। और उन बच्चों को भी मैं बता दूं जिन्होंने अभी तक कोर्स बाय नहीं किया, आप लोग बाय कर सकते हो और आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। मैं आपको बोल रहा हूँ कम से कम 100 नंबर से ज्यादा ही आपके बढ़ेंगे। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।